हाँ बच्चों, मेरी वॉइस सबको आ रही है ना? ठीक है। ठीक। आज बच्चों हम लोग फाइन। बच्चों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। सबसे पहले हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का एक पार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में करा था कि जब हमारा कोई व्हीकल कर्व रोड में चलता है तो उसकी मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, और उसकी कंडीशन क्या होती है। फिर हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन पढ़ा था, फिर बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन पढ़ा था हम लोगों ने। बैंकिंग ऑफ रोड को समझा था और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन हमारा किस तरीके से होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, साइक्लिस्ट टेकिंग अ टर्न ऑन अ कर्व रोड। आज हमारा साइकिल पर बात आ जाएगी। साइक्लिस्ट टेकिंग टर्न ऑन कर्व रोड। साइक्लिस्ट हमारा जो है वो टर्न ले रहा है कर्व रोड पे। कल हम लोग इस चीज आज हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। देखो इसको कैसे करेंगे बच्चों, समझो। वेट, अभी इसको करते हैं। हम्म, देखो बच्चों, ये हमारा सिंपल ही है। ये हमारा इधर एक साइक्लिस्ट है, ये हमारा एक कर्व रोड है, ये हमारी क्या है, कर्व रोड। और हमारा साइक्लिस्ट है वो इस तरीके से टर्न ले रहा है। साइक्लिस्ट मैं ऐसे करके बना देता हूँ। साइकिल का हैंडल बना दिया मैंने, इस तरीके से बना दिया साइकिल का हैंडल। साइकिल का हैंडल मैंने बना दिया। ये मेरा इधर सेंटर ऑफ कर्व है। ये मेरा इधर क्या है, सेंटर ऑफ कर्व। ठीक है, और ये मेरा इधर क्या है, सर्कुलर टर्न है। फिलिप कुरियन, बात समझ में आई? फिलिप इज नॉट हियर। सन्ने मनेजा। ठीक है, फाइन। ये मेरा एक बच्चों सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर टर्न है। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्व है। ठीक है, ये मेरा एक साइकिलिस्ट है। साइकिल मेरा इस तरीके से टर्न ले रहा है तो साइकिल का हैंडल मैंने बना दिया। जब ये टर्न ले रहा है तो बच्चों साइकिल का जो डंडा होता है, साइकिल का जो हमारा रॉड होती है, वो ऊपर की तरफ ऐसे रिएक्शन फोर्स लगेगा उस पर। रॉड रॉड पर इस तरीके से, रोड की वजह से, रॉड पर सड़क की वजह से रिएक्शन फोर्स इस तरीके से लगेगा, लगेगा स्नेहा? ठीक। ये बच्चों हमारा जो थीटा एंगल इधर बन रहा है, ये हमारा इधर बन रहा है थीटा एंगल। थीटा एंगल हमारा ये क्या है, ये हमारा जो इधर थीटा एंगल है, ये हमारा वर्टिकल के साथ जो हमारा ये रॉड एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल है। ये रॉड वर्टिकल के साथ इधर जो एंगल बना रही है उसे थीटा एंगल कह देंगे। तो अब हम लोगों ने कह दिया ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा आ जाएगा बच्चों। ये भी तो इधर थीटा आ जाएगा, आ जाएगा थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा इधर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अरे ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा आ जाएगा। अब आपका रिएक्शन जो है वो इधर रिजॉल्व हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा आपका। बस रिएक्शन को रिजॉल्व कर लो, अब तो कुछ भी नहीं रह गया इसके अंदर। रिएक्शन को रिजॉल्व करोगे तो जहां पे एंगल बनता है वहां कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं बनता है वहां पे साइन कंपोनेंट आ जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इधर साइन कंपोनेंट, इधर आ जाएगा आपका आर साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका आर कॉस थीटा। यहाँ पर आर कॉस थीटा, यहाँ पर आर साइन थीटा आ जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रिएक्शन रिजॉल्व हो गया, जहां पे एंगल बन रहा है वहां कॉस कंपोनेंट, जहां पे एंगल नहीं है वहां पे साइन कंपोनेंट। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। और वेट हमारा कहाँ लगता है बच्चों, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो वेट हमारा इधर नीचे ये लग जाएगा एम जी। वेट हमारा इधर ही नीचे लग जाएगा एम जी। यहां तक आई बात समझ में अलीशा? अलीशा पाखी, ठीक है पाखी। वेट हमारा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है हमेशा साइकिल का। वेट हमारा यहाँ लगेगा। मैंने इस फोर्स को यहाँ पे शो कर दिया है कि वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा है। वैसे तो वेट यहाँ पे लग रहा है, बट मैंने वेट को नीचे शो कर दिया कि वेट आपका यहाँ पे लग रहा है। रिएक्शन इस तरीके से लग रहा है क्योंकि साइकिल थोड़ा टिल्ट हो चुकी है, तो रिएक्शन इस तरीके से लग रहा है। रिएक्शन जो है उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया।
उसका कॉस थीटा साइन थीटा में। तो रिएक्शन का जो कॉस कंपोनेंट है वो वेट को बैलेंस करेगा, रिएक्शन का साइन कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब मैं इधर लिख देता हूं कि सिंस आर कॉस थीटा mg के इक्वल आ जाएगा, ये मेरी इधर फर्स्ट इक्वेशन आ गई, आर कॉस थीटा mg, और आर साइन थीटा वेट mv स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आर साइन थीटा जो ऐसी फोर्स है जो टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है, और टुवर्ड्स द सेंटर लग रही है तो यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और आर कॉस थीटा वेट को बैलेंस करेगा। बाकी बात समझ में आई? ठीक है। अब आप देखोगे तो आपका इधर आ जाएगा ये बच्चों क्या, सेकंड अपॉन फर्स्ट मैंने कर दिया। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का क्या ले लिया है मैंने, इधर रेशो ले लिया है। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन का मैंने इधर रेशो ले लिया है। ठीक, तो ये आ जाएगा मेरा, दोनों की एलएचएस का रेशो ले लो और दोनों की आरएचएस का रेशो ले लो। एलएचएस का रेशो ले लोगे तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आरएचएस का रेशो ले लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एम वी स्क्वायर बाई आर, और इधर एम जी। ठीक है, तो आर से आर कट जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा आपका टेन थीटा, आर से आर कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक, और इधर आपका m से m कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाई आर जी, ये आपका इधर आ जाता है। ठीक है, तो अगेन v स्क्वायर इधर आ जाता है आपका आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, तो v इधर क्या आ जाता है आपका अंडर रूट में आर जी टेन थीटा। ये आपका मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी आ जाती है अगेन, और ऑप्टिमम स्पीड इधर आ जाती है। मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी और ऑप्टिमम स्पीड, मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी और ऑप्टिमम स्पीड, और ऑप्टिमम स्पीड, और ऑप्टिमम स्पीड इधर आपकी ये आ जाती है। इसे आप ऐसे करके भी लिख सकते हो बच्चों कि v लेस देन इक्वल टू, ये सबको पता है ना, बायो के बच्चों को पता होगा ये, कि ये हमारा लेस देन का साइन होता है, उसके नीचे ये जो लगा देते हैं इसका मतलब लेस देन इक्वल टू। ये बात पता है बायो वालों को? स्नेहा पता है आपको ये वाली बात? हाँ, कि ये लेस देन, उसके नीचे ये जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन इक्वल टू आपकी वेलोसिटी आ जाती है कितनी, आर जी टेन थीटा। मतलब जब साइक्लिस्ट है, जो साइकिल चलाने वाला बंदा है हमारा, ठीक है, ये जो साइकिल चलाने वाला है वो, उसकी वेलोसिटी इसके इक्वल हो जाए या इससे कम हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो गई तो वो गिर जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगी तो वो गिर जाएगा। तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो टर्न ले सकता है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, कि रेडियस कितना है टर्न का, ये हमारा सेंटर से इसकी दूरी है, रेडियस ऑफ टर्न कितना है हमारा। ठीक है, आर हमारा इसके अंदर रेडियस ऑफ टर्न है, मैं इधर लिख देता हूं आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ टर्न, कि रेडियस ऑफ टर्न कितना है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एंगल ऑफ टर्न कितना है, एंगल ऑफ टर्न विद वर्टिकल कितना है। थीटा हमारा इसके अंदर क्या है, एंगल ऑफ टर्न विद वर्टिकल, थीटा है इधर एंगल ऑफ टर्न विद वर्टिकल, एंगल ऑफ टर्न विद वर्टिकल, एंगल ऑफ टर्न वर्टिकल के साथ हमारा इतना है थीटा। तो इन सब चीजों पे हमारी वेलोसिटी डिपेंड करती है। यहां तक आती है बच्चों सबको बात समझ में? अरे बच्चों यहां तक आई सबको बात समझ में? बोलो, स्नेहा समझ में आई बात? ठीक, इस अलीशा को आ गई बात समझ में, स्नेहा समझ में आई बात, फिलिप, सन्यम, ठीक है। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका सबने? ठीक,
ठीक है, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। यहाँ तक आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन था। अब मैं आपको पहले सर्कुलर मोशन पढ़ा देता हूँ। ये तो आपका था डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब हम लोग इधर पढ़ लेते हैं क्या, सर्कुलर मोशन के बारे में। तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर, ठीक है। स्नेहा इसे नोट करा आपने अपनी कॉपी में कल, ये सारी चीजें पक्का? बच्चों देखो, इसको नोट करते रहो अपनी कॉपी में, वरना जितनी ये ऑनलाइन चल रहा है ना, सब कुछ बेकार हो जाएगा। क्योंकि मुझे क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकते कि कब तक होगा ये ऑफलाइन का सिस्टम। तो इसलिए बच्चों खैर वो सब बातें करना अभी, आप लोग प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहो, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स इसके करेंगे, चिंता मत करो। अब पहले हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ये लॉज ऑफ मोशन, इसे उसका एक आखिरी पोर्शन है आपका ये सर्कुलर मोशन। यस, देखो सर्कुलर मोशन होता क्या है बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये चीज पढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ा था। सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन की हमारी एप्लीकेशंस। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा कोई व्हीकल जब टर्न लेता है कर्व रोड में तो किस क्या उसकी वेलोसिटी होती है। हमारा कोई साइकिलिस्ट जब टर्न लेता है कर्व रोड में तो उसकी क्या कंडीशन होती है। और हमारा बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, एक रोड को दूसरी रोड के ऊपर थोड़ा उठा देते हैं ताकि हमारा कर्व लेने में आसानी हो जाए, टर्न लेने में आसानी हो जाए, तो उसे बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड विद फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन, ये सारे केसेस हम लोगों ने इसके अंदर पढ़े। अच्छा, इसके बाद सर्कुलर मोशन में अब हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। सर्कुलर मोशन है क्या बच्चों, जो हमारा कोई बॉडी इस तरीके से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अरे जो हमारा एक इस तरीके से बॉडी सर्कल बना रही है, बॉडी इस तरीके से मोशन कर रही है, यहाँ से चली दोबारा यहीं पर पहुंच गई, तो ये सर्कुलर मोशन है। जैसे हमारा एथलीट्स लोग ट्रैक में रनिंग करते हैं, वो एक सर्कुलर मोशन है। अब इसके अंदर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मैंने देखा कि बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक मोशन करा। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक गई, ए से बी तक बॉडी गई, ए से बी तक बॉडी गई, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग क्या देखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या देखते हैं बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। क्या है ये, सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के रिस्पेक्ट में बॉडी कितना चली है, तो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के रिस्पेक्ट में बॉडी कितना चली है, यानी कि बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो इनिशियल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, इनिशियल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया। अरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हमने इधर सेंटर से जोड़ दिया ना। जब बच्चों हमने इधर इनिशियल और फाइनल पॉइंट को इधर सेंटर से जोड़ दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, तो हमारा बीच में जो एंगल बनता है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जब सेंटर से जोड़ दिया तो बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कह देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हमारा डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है, डेल्टा थीटा को मैंने इधर क्या कह दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात आई समझ में बेटा ये स्नेहा? ठीक, ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इनिशियल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, तो बीच में जो एंगल बना उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दिया। वही जो एंगल बन रहा है, ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं बच्चों, हमारी जो ए से बी तक वैसे जो सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट ट्रेवल हुआ है उसे हम लोग आर्क लेंथ कह देते हैं, उसे मैंने डेल्टा एस कह दिया है। उसे मैंने क्या कह दिया है, डेल्टा एस। ये क्या है, आर्क लेंथ है, ये मेरी आर्क लेंथ है। तो डेल्टा एस को मैं कह सकता हूँ, डेल्टा एस को मैं कह सकता हूँ आर्क लेंथ, ठीक है। डेल्टा एस मेरी है इधर आर्क लेंथ। डेल्टा एस ये मेरी इधर आर्क लेंथ है, ये इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आर्क लेंथ है मेरी। ठीक, अच्छा ये सब लोगों ने बच्चों बचपन में ही फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, सिंस सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस।
तो अब आप एंगल को क्या कह सकते हो, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डेल्टा एस, और अपॉन में रेडियस कितना आ जाएगा, आर। अपॉन में रेडियस क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा इधर। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपका काम में आएगा। यहाँ तक आती है बच्चों बात समझ में। और जो यूनिट होती है हमारी एस आई, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, हमारी रेडियन। क्या होती है यूनिट, रेडियन होती है, जिसे आर ए डी इससे डिनोट करते हैं। ठीक, और डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डायमेंशनल एनालिसिस में, मैंने बताया था, क्योंकि रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज है ना, डेल्टा एस और आर, जिसकी वजह से हमारा इसकी यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, डेल्टा थीटा इज डायमेंशन लेस। अरे एंगल हमारा डायमेंशन लेस होता है, मगर इसकी यूनिट होती है रेडियन। ठीक, तो डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस, ये हमारा होता है डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा थीटा होता है हमारा डायमेंशन लेस। फाइन। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, डेल्टा थीटा हमारा डायमेंशन लेस होता है, यूनिट इसकी रेडियन आ जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इधर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी, जैसे वहां पे लीनियर वेलोसिटी होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा इधर क्या आ जाता है, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अरे जैसे वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यही तो होता है स्नेहा। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये क्या आ जाता है आपका, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ऐसे करके लिख दिया मैंने, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मैंने इसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा, इसे चलो अभी थीटा ही लिख देते हैं, इसे थीटा ही लिख दो, या फिर एस लिख दो, डेल्टा इसे थीटा ही लिख दो, इसे भी केवल एस ही लिख दो। आर्क लेंथ है ना ये, तो इसे ओनली एस लिख दो, और इसे लिख दो ओनली एस, ओनली डेल्टा थीटा, ओनली थीटा। वो तो जिससे रिप्रेजेंट कर दो उससे क्या फर्क है। ठीक है चलो, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, ओमेगा हमारा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या फिर ओमेगा को, अब आप देखो ऐसे करके लिख सकते हो। ये फिजिक्स का एक रूल होता है बच्चों, इससे घबराना मत प्लीज। मैं इसको बताना नहीं चाह रहा था कि मुझे लगा तुम लोग कहीं घबरा जाओगे, बट तब भी अब समझ लो, क्योंकि बुक्स में तो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको इसका सामना तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए समझ लो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आप इसे लिख सकते हो ओमेगा को डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज आप दिखा रही हो, तो इसका मतलब होता है लिमिट, ये एक मैथमेटिक्स की चीज है। ठीक है, तो पीसीएम वाले बच्चे तो इसे आगे पढ़ लेंगे, पीसीबी वाले बच्चे घबराओ मत तुम लोग। लिमिट, इसका मतलब होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब आपका डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा है। जब डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा कम चेंज हो रहा है, जीरो नहीं है, जीरो हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, टाइम बहुत कम चेंज हो रहा है, तो आपका ओमेगा जो होता है वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाएगा। तब वो वाली चीज डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ जाती है, तब आपका ओमेगा आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे घबराना मत, लिमिट लगाकर हम लोग उस चीज को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लिमिट लगाकर, डिनोमिनेटर में लिमिट लगाकर हम लोग उस चीज को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो इससे घबराओ मत, बस आप समझ लो कि एक ऐसा होता है,
इसके बारे में डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बस फिजिक्स में ये कहीं कहीं आपको मिल जाता है, तो बायो वाले बच्चों घबराओ मत। यहाँ तक आ रही है बात समझ में सबको? अलीशा आपको बात समझ में आई है? हाँ। और स्नेहा बाकी? अब इसमें क्या? हाँ, इसमें बेटा, अच्छा ये वाला रूल, ये, अच्छा अच्छा, देखो एक बार फिर से समझो। जैसे ये बच्चों इसको ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेट करते जाओ। जब आप ट्रांसलेशनल मोशन देखते हो तो आप लोगों को पता है ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल को ही कहते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल आपका क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, यानी कि एस बाई आर आ जाता है, सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब आप देखो तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या आ जाती है? अगर आप देखते हो इधर तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी क्या आ जाती है? एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग कह देते हैं, जैसे आपकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, वैसे ये चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आ जाता है, यानी कि डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आती है स्नेहा? ओमेगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब मेरे बच्चों ये आप बात कहने, ये बात एक समझ लो बस। अगर हम इस चीज को डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर में लिमिट लगा देते हैं। अब ये एक मैथमेटिक्स की चीज है जो बहुत बड़ी चीज है, अगर मैं इसको बताने लग गया तो पूरी मैथ्स ही आ जाएगी और आपकी फिजिक्स में कहीं भी यूज नहीं होगी। बस आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है, इतनी चीज अपनी बुद्धि के अंदर बस ये बना लो कि जब भी कभी लिमिट लगा के डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो वो चीज डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देते हैं। समझ में आ रही है बात ये? और अगर नहीं याद कर पा रहे तो इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को इग्नोर कर दो, केवल ये वाली चीज डायरेक्ट याद रखो। मैंने ये चीज इसलिए बता दी है कि बुक्स में ये चीज है। अब आप लोग बुक्स देखो तो आपको पता लगे कि अरे यार बुक में तो ये लिखा हुआ है, तनप्रीत सर ने ये चीज नहीं पढ़ाई है, तो इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी। नहीं याद कर पा रहे तो सीधा इस चीज के बाद इस चीज को देखो, इस चीज को देखो ही मत। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है ये एक लिमिट्स एक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। बस अगर हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम बहुत ज्यादा छोटा है, जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है मतलब बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिख देंगे। ओमेगा क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन तो पढ़ा हुआ है। अब स्नेहा आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो आप घबराओ मत, बस ये समझ लो कि ओमेगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है स्नेहा, अब आया समझ में थोड़ा बहुत? ठीक है। हाँ घबराओ मत, बस इससे ये देखो कि ओमेगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा आप देखो यूनिट ऑफ ओमेगा, देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी कराना है, जल्दी से बात को समझते जाओ कंसंट्रेट होके। एसआई यूनिट ओमेगा की क्या होगी? अरे यार ओमेगा की एसआई यूनिट देखो, इसकी यूनिट रेडियन है, ये सेकंड है, तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? रेडियन सेकंड इनवर्स। रेडियन सेकंड इनवर्स, जैसे वो मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी, वैसे ये रेडियन पर सेकंड। अरे वो होता है मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हमारा, तो ये क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड। ये रेडियन, ये सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आ जाएगा बच्चों? डायमेंशनल फार्मूला अगर देखोगे इसका, तो डायमेंशनल फार्मूला, रेडियन का तो डायमेंशन लेस होता है, सेकंड इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा? टी इनवर्स। कैपिटल टी लिख दिया ना, एस की जगह कैपिटल टी लिख दिया तो टी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है स्नेहा? ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। एंगुलर वेलोसिटी आ गई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे बच्चों की तरह, जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? बच्चों सबने ले लिया? तो स्नेहा ले लिया आपने? अच्छा नोट करो, बाकी सब बच्चों ने ले लिया? सन्या, मनेजा, सन्याम, अलीशा? अरे जिसने भी ले लिया यस तो बोल दो ताकि मैं रब कर दूं। ओके ओके, यस बोल, यस बोल दिया करो बच्चों फॉर गॉड से, जिससे मैं रब कर दिया करूं और आगे की नई वाली चीज आपको बता दूं। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं बच्चों हम लोग इसके अंदर रिलेशन बिटवीन, अब हमारी नई चीज आ रही है सर्कुलर मोशन, बहुत छोटा चीज है वैसे ये, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जल्दी से देखते हैं उसको। नेक्स्ट चीज आपकी है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन
relation between angular velocity and linear velocity. Relation between angular velocity and linear velocity. ठीक है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी हम लोग अब पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल ट्रांसलेशनल मोशन के सिमिलर ही है। वहां पे वेलोसिटी डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में होता था, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंशिएशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में है। अच्छा देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होती है, यहां तक समझो। फिलिप कुरियन प्रेजेंट है? फिलिप, अच्छा देखो बच्चों यही वाला हमारा डायग्राम है, सेम यही डायग्राम है हमारा। सर्कुलर मोशन हो रहा है, बॉडी यहां से यहां तक गई है। बॉडी कहां से कहां मूव कर रही है? बॉडी ऐसे करके मूव कर रही है हमारी ए से बी तक। तो इनिशियल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, तो बीच में कितना एंगल बन रहा है हमारा? थीटा एंगल बन रहा है बीच में हमारा थीटा एंगल बन रहा है। रेडियस है इसका आर, सर्कुलर पाथ का। आर्क लेंथ है हमारी ए बी एस। ए से लेकर बी तक अगर आप देखते हो तो सर्कमफ्रेंस की लंबाई कितनी है? आर्क लेंथ, जिसे एस कहते हैं। एस आर्क लेंथ जिसे क्या कहते हैं हम लोग? एस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखोगे बच्चों तो आप जानते हो कि सिंस जो हमारा एंगल है वो हमारा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल होता है। एंगल हमारा क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल। सिंस एंगल हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, तो एंगल हमारा क्या आ जाएगा इधर? अब मैं इधर इसको डेल्टा कह देता हूं। अब मैंने इसको क्या कह दिया है, या फिर चलो इसको अभी बता रहा हूँ, थीटा, और ये आ जाएगा रेडियस आर के इक्वल आ जाएगा। आ जाएगा ये? ठीक है बच्चों, फाइन। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ही आ जाएगा आपका। अच्छा इसको डेल्टा मत कहो, ऐसे ही रहने दो। चलो अब आप देखोगे बच्चों इसको, अब मैंने इसको कह दिया डिफरेंशिएटिंग एलएचएस एंड आरएचएस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएट कर देता हूं अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये, अगर डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता है, डिफरेंशिएशन अभी आता नहीं होगा ना तुम लोगों को, स्नेहा को नहीं आता है डिफरेंशिएशन, है ना? इसलिए डिफरेंशिएशन छोड़ लो, अब डिवाइड कर देता हूँ सीधा सीधा। डिवाइडिंग अबव इक्वेशन, स्नेहा आता है डिफरेंशिएशन? हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, डिवाइड, अच्छा तब भी नहीं बोल रहे हो तो बोलो ना फिर। डिफरेंशिएट कर दिया, वो डिवाइड कर दिया अब इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में, तभी डिफरेंशिएशन से नहीं बता रहा हूँ, किसी और तरीके से बता रहा हूँ। डिवाइड कर दिया अब इक्वेशन को टाइम से, तो लेफ्ट हैंड साइड को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये बच्चों क्या आ जाएगा इधर? अब आप देखोगे तो आपका थीटा बाई टाइम क्या होता है? थीटा बाई टाइम जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है। अरे बच्चों ये एंगुलर वेलोसिटी तो होता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी थीटा बाई टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी। ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी बाई आर। अरे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी बाई आर। तो आप कह सकते हो v इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपकी रिलेशन आ जाती है, ये आपकी रिलेशन आ जाती है इन स्केलर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में बच्चों आपकी ये रिलेशन होती है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, अंग्रेजी में भी इसको लिख देता हूं इंग्लिश में, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, अब देखो वेक्टर फॉर्म में अगर इसे लिखोगे तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म
अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में देखते हो तो आप ऐसे करके कह सकते हो v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर मत लिख देना क्योंकि वो एंटी कॉम्यूटेटिव होते हैं, इसलिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर ही लिखना। ठीक है, यही सही है। तो वेक्टर फॉर्म में आ जाता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, या फिर आप इसे ऐसे करके भी लिख सकते हो। सो v वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ओमेगा वेक्टर के, v वेक्टर परपेंडिकुलर होता है रेडियस वेक्टर के। अरे जब भी कभी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा होता है तो इसका मतलब ये तो होता है कि ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है। ये बात समझ में आती है स्नेहा, अलीशा, पाखी? ठीक है, सन्यम एंड फिलिप? ठीक, सन्यम फिलिप को आती है बात समझ में? ठीक है, फाइन फाइन, ओके। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे की चीज पढ़ते हैं। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, फाइन। अब देखो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं अब एंगुलर एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन अब हम लोग इधर पढ़ेंगे। अब हम लोग इधर पढ़ेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। सिंपल ही है, सर्कुलर मोशन कोई टफ थोड़ना है। आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं क्या अलीशा स्कूल में? अच्छा, 21 को किसका है? ओहो, अच्छा ये तो श्योर है कि पीडीएफ करके ही भेजना है? अच्छा, विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर ही अंदर पीडीएफ भेजना होगा? अच्छा, और वर्क एनर्जी पावर तक आ रहा है? अच्छा, चलो लॉज ऑफ मोशन तक तो आपका मैं करवा ही दे रहा हूँ इधर। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर जो है थोड़ा बड़ा चैप्टर है, वो कराया तो थोड़ा भगाना पड़ जाएगा। मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ कि भगाना पड़ जाए, तब भी मैं आपका जितना जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके अंदर सारे करवा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम का काम चल जाएगा। हाँ हाँ, बताता हूँ बेटा इस बारे में फिर मैं, ठीक है, बताता हूँ। ओके, देखो, अब आपका इधर आ जाता है नेक्स्ट एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट इधर आ जाता है आपका एंगुलर वेलोसिटी, नहीं एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन भैया, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, अब एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ लेते हैं। तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये आपका होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है, सिंपल सा लॉजिक। यानी कि चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम आपका अल्फा होता है, और ये आपका क्या आ जाता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, या फिर मैं इसे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ। किसी भी चीज को चेंज, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को चेंज है, चेंज में फॉर्म लिखना है, तो इसका मतलब उसके आगे ट्रायंगल लगा दो, यानी कि इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये तो होता है चेंज, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे करके लिख दिया। चेंज इन टाइम, ये मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है अलीशा? ठीक है अलीशा? हाँ, अब मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये तो मैंने एक फॉर्म इसकी लिख दी। अब अगेन वही वाली चीज जिससे तुम लोग घबराते हो, लिमिट लगा दिया, डिनोमिनेटर को टेंड्स टू जीरो कर दिया, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो कर दिया, और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी कर दिया।
अब अगर तुम लोग घबरा रहे हो कि अरे सर ये आपने क्या चीज लिख दी, हम तो डर गए, तो आप इसको मत लिखो। तो आप सिंपल सा इसको डिफरेंशिएशन, इसके बाद डायरेक्ट वो वाला स्टेप लिख दो। इससे हम लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने का लाइसेंस मिल जाता है बस। डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखने का लाइसेंस लेने के लिए हम लोग लिमिट डिनोमिनेटर यानी कि डेल्टा डी टेंड्स टू जीरो करते हैं। आप घबरा रहे हो तो मत लिखो। तो आप लिख दो अल्फा डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे करके आपने लिख दिया अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक आती है बात समझ में अलीशा एंड स्नेहा? ठीक, तो अल्फा आपका ये आ जाता है, फाइन। अब इसकी एसआई यूनिट देखते हो, तो एसआई यूनिट ऑफ अल्फा क्या आ जाएगी? जैसे उधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अरे यहाँ तक तो रेडियन पर सेकंड, यहाँ पे फिर सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। और डायमेंशनल फॉर्मूला देखोगे अगर इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? इधर t-2 आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला इधर क्या आ जाएगा? t-2। ये आ जाएगा हमारा इधर डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, t-2, ये तो डायमेंशन लेस होगा रेडियन, सेकंड -2 की जगह t-2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, अब मैं इधर फिर से, अब हमें रिलेशन पता करनी होगी। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। लीनियर एक्सीलरेशन जो हमारा लीनियर मोशन में होता है, ट्रांसलेशनल मोशन में। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, यहां तक आती है ना बात समझ में आपको? ठीक है, देखो बच्चों, हमारा अभी अभी आपने देखा, हम जानते हैं कि सिंस v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। अभी अभी आपने देखा, आप जानते हो ना, ये v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर के इक्वल होता है आपका, राइट? ठीक है, ठीक, सिंस v अरे ठीक है स्नेहा, ठीक है। अच्छा, ये आपने अभी भी देखा कि आपका ये सिंस ऐसे करके आपने इसको लिख दिया। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दो या इसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दोगे तब भी हो जाएगा, डिफरेंशिएट कर दोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से हो जाता है ना? डिफरेंशिएट कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम से डिवाइड करने में कहीं कोई मास्टर आपके मार्क्स ना काट ले। डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन से घबराना मत, अब थोड़ा आपको आ जाएगा इसलिए समझ में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने कर दिया, इनकी इसमें खत्म हो गई, बड़ा स्यापा है। और डिफरेंशिएशन इसका कर दिया मैंने ओमेगा आर का। बच्चों, आरएचएस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया, एलएचएस का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो बस आपको इसमें है ये वाली चीज एक छोटी सी समझ नहीं आ रही होगी, कोई नहीं, आप घबराओ मत, हो जाएगा, आपका छूटा हुआ है, कोई नहीं। डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेशन होता है। अरे बच्चों, मैंने बताया था ना, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है? एक्सीलरेशन। और आर तो आपका रेडियस है जो कांस्टेंट आ जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी हमने कर दिया। तो डी ओमेगा बाई डी टी जब आप कर दोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा इधर? आर, और ये आ जाएगा अल्फा। तो ये आपकी एक रिलेशन आ जाती है इन स्केलर फॉर्म। ये क्या आ जाती है? इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में आपकी ये वाली एक रिलेशन आ जाती है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर एंगुलर एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा के इक्वल ही तो होता है हमारा। तो ये आ जाता है। इसने, हाँ, आपको समझ में आया थोड़ा सा ये? थोड़ा सा, चलो आप चिंता मत करो, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। अगर मैं इसमें आरएचएस और एलएचएस को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम मेरा एक्सीलरेशन होता है, ये बताओ होता है?
ठीक, अगर मैं इस RHS को टाइम से डिवाइड कर दूं तो रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, जो रेडियस है मेरा सर्कुलर पाथ का वो क्या रहेगा मेरा कांस्टेंट। अच्छा, रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करता हूं क्योंकि यहाँ पर भी मैंने कैपिटल R से डिनोट किया है ना, इसलिए। ठीक, तो V इक्वल टू ओमेगा R। ठीक है, ये भी आ जाएगा आपका कैपिटल R रेडियस को। ठीक, और ये भी आ जाएगा आपका इधर कैपिटल R, इधर आ जाएगा रेडियस, कैपिटल R इधर आ जाएगा रेडियस। ठीक है, फाइन। देखो, अब देखो रेडियस तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसको अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ओमेगा अपॉन टाइम एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, ये भी देखा हमने इसने, हाँ होता है। तो आपका यही तो आ जाएगा तब भी। देखो वेलोसिटी बाई टाइम क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन। उसके बाद इधर जब टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस, और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब समझ में आ गया ये। अलीशा और पाखी और सन्ने, आप तीनों को तो समझ में आया होगा ना ये कैसे आया है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। ठीक है, अलीशा आपको भी। प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, और नहीं समझ में आ रहा तो एक इजी तरीका मैंने वो भी बता दिया। बट इजी तरीके से एग्जाम में करोगे तो स्कूल के मास्टर लोग जो होते हैं ना वो मार्क्स काट लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला एक तरीका बताया है, वो भी सही कि LHS को RHS को टाइम से डिवाइड कर दो। इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसको टाइम से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस ऐसे ही लिख लो, ओमेगा अपॉन टाइम एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो A इक्वल टू R अल्फा होता है। अब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ इधर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। ठीक है बच्चों, जब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बस अब सर्कुलर मोशन खत्म ही होने वाला है, अभी एक चीज बस बची है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बरसात हो नहीं रही तो इसलिए थोड़ा हेक्टिक सा। देखो, अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी नहीं, लीनियर एक्सीलरेशन, ये भी गलत है, लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन जो होता है आपका, लीनियर एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे करके लिखते हो, इन वेक्टर फॉर्म, ये चीज ध्यान से समझो। तो अब आप देखोगे तो इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसे किस तरीके से लिखते हो बच्चों, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर और क्रॉस में आर वेक्टर। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरीके से लिखते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, और इससे हमें पता लग जाता है, सो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, सो ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के, और ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। ठीक है, ये आ जाता है बच्चों, ध्यान रखना है इस चीज को। ए वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के, ए वेक्टर परपेंडिकुलर है आर वेक्टर के। ठीक है, ये आपकी पूरी वेक्टर फॉर्म में आ जाती है। यहां तक बच्चों आती है सबको बात समझ में, यहां तक आती है बात समझ में सबको। ठीक है अलीशा, ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, तो ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब आपका एक नया डेरिवेशन शुरू हो रहा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन के लिए, इसलिए उसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से, इसका जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये तो। लास्ट डेरिवेशन के बाद आपको प्रॉमिस न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा सारे, ये लास्ट डेरिवेशन हो जाए पहले।
देखो बच्चों, आपने सर्कुलर मोशन में अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। फिर सर्कुलर मोशन में आप लोगों ने पढ़ लिया अभी तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। फिर आपने पढ़ा उन सब के एसआई यूनिट, उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। फिर आपने पढ़ा रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या होती है। फिर आपने पढ़ा रिलेशन एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन में क्या होती है, ये आपने पढ़ा। लगभग सारी चीज सिमिलर ही हमारी हो रही थी। जो लीनियर मोशन हमारा होता है और सर्कुलर मोशन, उससे काफी चीजें रिलेट हो रही थी। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्री, ठीक है, पिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में हम लोग इधर पढ़ रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले एक जरूरी चीज देख लो, सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। अगर हमें सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगती है। हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगती है और सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी होती है। और अगर कहीं पर भी सर्कुलर मोशन है तो ये हमेशा लग रही होगी और ये किसी न किसी की वजह से प्रोवाइड हो जाती है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। अरे सन यहाँ पर होता है ना सोलर सिस्टम में, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। कैसे? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, सन अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ये आपका बीच में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ अपनी ऑर्बिट्स में घूमते हैं, के एल एम एन ओ शेल। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल है। स्नेहा, बात समझ में आई है? ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कोई ना कोई प्रोवाइड करवा देता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है। अब जब फोर्स है तो एक्सीलरेशन भी होगा। अरे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। जहां पे फोर्स है वहां पे एक्सीलरेशन भी होगा। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एक एक्सीलरेशन होता है, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कह देते हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगता है। कहाँ लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी दोनों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगते हैं और अलोंग द रेडियल डायरेक्शन लगते हैं। रेडियल डायरेक्शन का मतलब रेडियस के अलोंग लगते हैं, रेडियस के अलोंग। ठीक है। अच्छा, अब इनका एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम लोगों को डिराइव करना है, वो हम लोगों को डेरिवेशन करना है। तो वो हम लोग डेरिवेशन देखो किस तरीके से करेंगे, उसको ध्यान से समझते रहो। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाला डेरिवेशन है, तो बच्चों घबराना मत, पेशेंस रखकर बात को सुनते रहो। ठीक है, थोड़ा डरना मत, मैथ से बच्चे लोग घबरा जाते हैं। तो थोड़ा ये डेरिवेशन ध्यान लगाकर कंसंट्रेट होकर सुनते रहो। देखो, 1 मिनट इसमें इंक डालने जरा। ये तो इंक ही खत्म हो गई है, ये भी खत्म, ये रही। ठीक है, सन्या मनेजा, ठीक है, कर लेना इनको तुम लोग। अच्छा बच्चों, यूट्यूब में वीडियोस नहीं देखते हो तुम लोग जो मैं अपलोड करता हूँ? क्योंकि व्यूज ही नहीं आते हैं उसके अंदर। भैया अपने नोट्स वगैरह बनाने के लिए देख लिया करो। आप आके आपने देखी थी वो वीडियो कल, जो आपका थोड़ा समझ नहीं आया था वो, उसके लिए। ठीक ठीक, देख, कोई चीज प्रॉब्लम हुआ करे तो उसमें देख लिया करो दोबारा। ठीक, अच्छा।
इसको आप कभी भी देख सकते हो यूट्यूब की वीडियोस को, अगर आप कभी 1 महीने बाद, वैसे तो अपन रिवीजन कर सकते हो। ठीक, चलो। अच्छा देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ये वाला डेरिवेशन करते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से बात को सुनना। देखो सबसे पहले हम लोगों ने उसको चेंज कर दिया थोड़ा, डायग्राम को। ये हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये हमारा हो रहा है बच्चों इधर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हो रहा है तो बॉडी यहां से यहां जा रही है, बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। बॉडी तो यहां से बॉडी ने चलना शुरू करा, तो यहां पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई है, v1। यहां पर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई है, v1। जब बॉडी यहां पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है बच्चों, v2। जब बॉडी यहां पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हो गई है v2, और जब बॉडी यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी v1 है। ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, हमारा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इनको ज्वाइन कर दिया डॉट डॉट से, डॉट 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 से। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस हो जाती है। ठीक है बच्चों, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जो सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है, जो सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है। अगर कोई सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड यानी कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ हो रहा है, यानी कि पूरे सर्कुलर मोशन में 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड है, मगर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। अरे अभी डायरेक्शन ये है, अब डायरेक्शन ये आ गई, और जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सीलरेशन आ जाता है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन होता है क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन हो रहा है, मगर क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है सर्कुलर मोशन में हर जगह पे, तो जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होती है और एक्सीलरेशन आ जाता है। तो जो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन होता है उसी को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। Centripetal acceleration is the type of acceleration which occurs due to change in direction, which occurs due to change in direction। यानी कि जो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कह देते हैं। तो बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, बॉडी इस तरीके से हमारी चल रही है। ठीक है, बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट किया, ए, यहां से मोशन बॉडी ने स्टार्ट किया और बॉडी यहां पर पहुंची। ठीक है, बी पर बॉडी ने यहां से मोशन स्टार्ट किया और यहां पर बॉडी पहुंची। ठीक, तो यहाँ पर v1 वेलोसिटी, यहाँ पर v2 वेलोसिटी। उसके बाद हमारा यहाँ पे रेडियस r, यहाँ पे रेडियस r। अब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो उसे मैंने इधर डेल्टा s कह दिया। अरे स्ट्रेट लाइन पाथ को मैंने इधर क्या कह दिया है बच्चों, डेल्टा s कह दिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों, जो स्ट्रेट लाइन पाथ को मैंने इधर कह दिया ए से लेकर बी तक, उसे मैंने डेल्टा एस कह दिया। ठीक है, अब मैंने देखो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब मैंने v2, मेरा चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं इधर देखता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी जो डेल्टा v है वो आपका क्या आ जाता है, v2 माइनस वी1 के इक्वल आ जाता है। v2 वेक्टर माइनस वी1 वेक्टर के इक्वल आ जाता है। ये आपका चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ जाता है। ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा वेक्टर का भी लॉ लगेगा हमारा। स्नेहा समझ में आ रही है बात बच्चों? रेसर रेसर बोलते रहना जैसे ही मैं नाम बोलूं, क्योंकि थोड़ा ये टफ चीज है, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा तुम लोगों को समझ में आ रहा है। देखो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा, वेक्टर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर। अब इसमें वेक्टर का हमें सब्ट्रैक्शन करना है। देखो ये हमारा इधर v2 वेक्टर है, मैंने इसको अलग से उठाकर इधर बना दिया। ये मेरा इधर v1 वेक्टर है, अलग से उठा के इधर बना दिया। अब अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से इनका सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों। इसका एक ट्रायंगल बना देंगे। टेल, इसके टेल देखो, ये हमारी जो माइनस से पहले लगा है ये फर्स्ट वेक्टर है, जो माइनस के बाद लगा है वो सेकंड वेक्टर है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको, टेल ऑफ सेकंड इज ज्वाइंट विद द हेड ऑफ फर्स्ट। तो रिजल्टेंट जो टेल ऑफ फर्स्ट से शुरू होता है सेकंड के हेड पर खत्म होता है वो हमारा नेट आ जाता है। तो देखो v2 वेक्टर को ऐसे ही बना दिया मैंने, ये मेरा इधर आ जाएगा v2। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड सबका इक्वल है कि सिंस v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वही है हमारा v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा इधर आ जाएगा v2,
इसको इस डायरेक्शन में बना दिया, ये हमारी सेकंड वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, इसके टेल को इसके हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे, इसकी भी डायरेक्शन चेंज करनी होगी हमें। देखो इसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, इधर चेंज कर देंगे, या फिर आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा, ये तो ज्यादा टफ हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो आप एक काम करो देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम ही है, v2 वेक्टर और v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। चलो इन दोनों की फिर अलग से मैंने ऐसे करके टेल ज्वाइन कर दी है, इनको इसी तरीके से ज्वाइन कर दिया इधर, ये v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है, तो ऐसे करके इधर ज्वाइन कर दिया, ये आ जाएगा आपका v2 वेक्टर, ये आ जाएगा v1 वेक्टर। बच्चों देखो इसकी टेल को इसकी टेल के साथ ज्वाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, अब इसकी टेल को इसकी टेल के साथ ज्वाइन कर दिया, अब जो वेक्टर हमारी यहाँ आखिरी वाले से शुरू हो रही है और पहले वाले पर खत्म हो रही है, वो हमारी नेट वेक्टर आ जाती है, वो हमारी क्या आ जाती है, नेट वेक्टर आ जाती है। ठीक है, असल में ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की एक ट्रिक होती है बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर कभी भी हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है तो दो वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन कर देते हैं, तो जो वेक्टर हमारी शुरू होती है बाद वाली के, ये हमारी, ठीक है, ये यहां से शुरू होगी, इसकी टेल से शुरू होगी, इसकी हेड पर खत्म होगी, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगी। स्नेहा बात समझ में आई है? अरे समझ में आ गई तुमको बात? अलीशा, अलीशा आई बात समझ में? ऑलमोस्ट आई है। अच्छा, अच्छा मैंने देखो करा क्या है बच्चे, मैंने ये करा है इसके अंदर कि इस ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, मुझे चेंज इन वेलोसिटी क्या है मेरी, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो मैंने इस वेक्टर की टेल को इसके टेल के साथ ज्वाइन कर दिया अलग से, तो जो वेक्टर मेरी पहले वाले की टेल से शुरू होगी और आखिरी वाले के हेड पर खत्म होगी, वो मेरी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। ये हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है, ये एक फॉर्मूला होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, जो माइनस से पहले लिखा है वो फर्स्ट, जो माइनस के बाद है वो सेकंड, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, टेल ऑफ सेकंड इज ज्वाइंड विद टेल ऑफ फर्स्ट, देन वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ सेकंड एंड फिनिश्ड एट हेड ऑफ, then the vector started from the head of second and finished at head of first represent subtraction of vector। ठीक है, सेकंड के हेड से फर्स्ट के हेड पर जो खत्म हो रही है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाती है। चलो इसको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो बाद में वीडियो रोक कर देखना। तो पी क्यू एस, अब देखो हमारे ये दोनों ट्रायंगल बन गए, ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल ए ओ बी, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल ओ ए बी। बाकी आपको समझ में आई बात ये? पाखी, ये वाली बात आई समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखो अब बच्चों हम लोगों ने देख लिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये साइड इक्वल, इधर ये साइड इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलरिटी वाली कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, आर सिमिलर ट्रायंगल्स, सो आप लोगों ने इधर इसको लिख दिया सो, ठीक है, आर पी अपॉन में ए बी, ठीक है, या फिर आर पी दोनों की साइड्स का रेशो, दोनों की परपेंडिकुलर साइड्स का रेशो मैंने ले दिया आर पी अपॉन में ए बी, ये कितना आ जाएगा, दोनों के बेस के रेशो के इक्वल, यानी कि क्यूपी और अपॉन में ओ ए। ठीक, आरपी क्या हो जाएगा आपका बच्चों, डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है आपका, डेल्टा वी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डेल्टा वी है। तो अब मैं केवल इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूंगा, किस फॉर्म में लिखूंगा, ओनली मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो आप इसे लिख दोगे आरपी को डेल्टा वी, और ए बी को मैंने क्या लिख दिया है, डेल्टा एस, और क्यूपी को मैंने क्या लिख दिया इधर, मैग्नीट्यूड में वी और रेडियस को आर लिख दिया है। अरे ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, मैग्नीट्यूड में वी, ये और ये दोनों रेडियस आर, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, तो दोनों की हाइपोटेनियस का रेशो इसकी हाइपोटेनियस अपॉन इसकी हाइपोटेनियस, और अपॉन इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका बेस,
अरे सिमिलैरिटी यही तो होती है, इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है डेल्टा वी, इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है डेल्टा एस, इसका बेस कितना है वी मैग्नीट्यूड में, और इसका बेस कितना है आर। ये कर दिया मैंने, यहां तक बात समझ में आती है स्नेहा अलीशा? ठीक। अब डेल्टा वी देखोगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा एस, ये आ जाएगा आपका कितना v बाई आर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों डेल्टा v, इधर आ गया आपका, ये आ जाएगा डेल्टा एस v बाई आर। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया अब इक्वेशन बाय डेल्टा टी डिवाइडिंग above इक्वेशन, डिवाइडिंग above इक्वेशन बाय डेल्टा टी, above इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया मैंने। तो आप कह सकते हो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी जो होगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी और v बाई आर। ठीक है, इसको मैंने डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन। अरे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन होता है, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी बाई आर, तो आपका यही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो जाता है। सो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, AC इसको कह दिया, ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये v स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। आई बात समझ में आपको अलीशा एंड स्नेहा? समझ में आई बात, ये कैसे हो रहा है, यही आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। ठीक है, एक बार एक बार फिर से इसको समझ लो, बस ये आखिरी चीज है, एक बार फिर से इसको समझ लो जल्दी से बच्चों। मैंने ये चीज देखी है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट करा मोशन और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो हमने देखा जब ए पर बॉडी की वेलोसिटी ये टेंजेंशियल टू सर्कमफ्रेंस होती है, बॉडी की वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल टू सर्कमफ्रेंस, तो ए पर वेलोसिटी ऐसे आ गई v1 और बी पर वेलोसिटी ऐसे आ गई v2, बल्कि वेक्टर फॉर्म में कहोगे तो v1 वेक्टर, और इधर आ गई आपकी v2 वेक्टर, v2 वेक्टर आपकी ये आ गई, v1 वेक्टर आपकी ये आ गई। ठीक है, ठीक। अब मैंने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सेंटर से जोड़ दिया, तो हमारे बीच में जो एंगल बन रहा होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दिया, तो जिसे थीटा कह दिया। अब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, तो वो हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। अब मेरी चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी सेम है, केवल डायरेक्शन में अपोजिट है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, ये भी 20 मीटर पर सेकंड है, केवल डायरेक्शन में चेंज है। डायरेक्शन में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसकी वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। और जो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से एक्सीलरेशन होता है उसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को अलग से ये लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी को अलग से ये लिख दिया। तो अब हमें ट्रायंगल बनाना है, तो हम लोगों का बच्चों सबट्रैक्शन हमेशा कैसे होता है, इसकी टेल को इसकी टेल से जोड़ दिया। अब जो वेक्टर इसके हेड से स्टार्ट होकर पहले वाले के हेड पर आएगी वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगी, ये हमारी ट्रिक होती है। टेल ऑफ सेकंड इज जॉइंड विद टेल ऑफ फर्स्ट, द वेक्टर स्टार्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड एंड अप एट द हेड ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंट सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो हमारी माइनस से पहले जो है वो फर्स्ट वेक्टर, माइनस के बाद जो है वो सेकंड वेक्टर, तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों की टेल्स को। अब जो वेक्टर हमारी सेकंड के हेड से शुरू हो रही है फर्स्ट के हेड पर खत्म हो रही है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो गई। ये हमारे ट्रायंगल बन गए, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, वी वी मैग्नीट्यूड में दोनों वेलोसिटीज इक्वल है, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी वी, और मैं डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डेल्टा वी, और इधर भी रेडियस रेडियस, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए हैं, दोनों 90 डिग्री पर है। थीटा इधर भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। जब दोनों बच्चों इधर हमारे, ठीक, दोनों हमारे इधर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो हम लोगों ने दोनों की परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज का रेशो ले लिया, इसकी हाइपोटेन्यूज और इसकी हाइपोटेन्यूज का रेशो, ये आ जाएगा इसका बेस का रेशो और इसका बेस का रेशो। दोनों की हाइपोटेन्यूज का रेशो ले लोगे तो आरपी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा आपका बेस का रेशो क्यूपी अपॉन ओ ए। तो आरपी क्या हो जाएगा डेल्टा वी, ए बी क्या हो जाएगा डेल्टा एस, हाइपोटेन्यूज का रेशो ये तो हो जाएगा डेल्टा वी, ये आ जाएगा डेल्टा एस।
QP आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड लोगे ना वेक्टर का, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते वक्त मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर का, तो ये V अपॉन में R आ जाएगा। तो डेल्टा V इधर ही रह गया, डेल्टा S इधर चला गया, डेल्टा S V बाई R। डिवाइड कर दिया अब इक्वेशन को डेल्टा T से, टाइम से डिवाइड कर दिया, चेंज इन टाइम से, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, इधर आ जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, इधर आ जाएगा V बाई R। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम वेलोसिटी होता है ना स्नेहा? हाँ ठीक है अलीशा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम आपका होता है वेलोसिटी। हाँ, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सीलरेशन होता है। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा, जैसे नीचे ए सी लिख दिया है मैंने, ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। आप समझ में आ गया अलीशा आपको, एंड स्नेहा आपको, स्नेहा अलीशा आई बात समझ में? पाखी ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब अगर देखोगे, फाइन, बस लास्ट ही जिसकी देख लो, ये तो खत्म ही हो गया, बस यहीं तक था ये। बस इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं बच्चों, ये चीज समझो। ये हमारा अभी भी आप जानते हो कि सिंस, ये मिटा नहीं, देखो आप जानते हो कि सिंस हमारा जो v होता है बच्चों वो r ओमेगा